नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर के ताज़ा ट्रैकर का। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से हमने पिछले महीने इस बारे में बात की थी कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है, और महीने भर में तस्वीर काफ़ी हद तक बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं यशवंत स्वयं साक्षात स्टूडियो में। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, जो हमने पिछली बार जब बात की थी कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार पसंदीदा कौन है, तो उसके क्रम में जो पहले नंबर पर है वो तेजस्वी यादव तो बने हुए हैं। उनका पहले जो आंकड़ा था उससे गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी वो नंबर 1 पर है। लेकिन नंबर 2 पर जो नीतीश कुमार थे वो नंबर 3 पर आ गए हैं, और प्रशांत किशोर, जिनकी जन सुराज पार्टी अभी लॉन्च हुई है, वो नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार नंबर 3 पे आ गए हैं। लेकिन सबसे रोचक बात जो मुझे ये लगी कि जो एनडीए के 2 और सहयोगी है, एक तो सम्राट चौधरी जो भाजपा के हैं, उनकी रेटिंग करीब 5% बढ़ गई है, वो 13% पर आ गए हैं, नीतीश कुमार से थोड़े ही पीछे हैं। और चिराग पासवान जो कि 4% पे थे, वो भी 6% पे आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, तेजस्वी यादव थोड़ा नुकसान में दिख रहे हैं, नीतीश कुमार थोड़े नुकसान में दिख रहे हैं। गेनर अगर हम पिछले महीने भर की कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर है, सम्राट चौधरी है और चिराग पासवान है। तो अब इस तस्वीर को आप कैसे देखेंगे यशवंत? देखिए मिलिंद, मुख्यमंत्री पद के लिए सवाल जब पूछा जाता है तो तमाम अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, और अगले कार्यक्रम में मैं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आंकड़ों के साथ में आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है तब तक और आंकड़े हमारे पास में आ जाएंगे, क्योंकि एक तरीका होता है टॉप ऑफ द माइंड वर्बैटिम पूछने का कि भाई आपके दिमाग में नाम कौन सा आ रहा है। एक होता है जब आप 4-5 लोगों का नाम लेकर के पूछते हैं और फिर आप उसी में फिल्टर लगा करके और पूछते हैं कि अच्छा युवा नेताओं में कौन सा आपका नाम आपके आगे आता है, या उस तरीके से। तमाम इन चीज़ों में इस बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि नाम घोषित हुआ है या नहीं हुआ है। मसलन केवल पार्टी के लेवल पे अगर आप बोलेंगे कि जेडीयू का कोई नेता या कांग्रेस का कोई नेता या भाजपा का कोई नेता, तो आपको भाजपा के आंकड़े ऑलमोस्ट 30% से ऊपर दिखाई देंगे भाजपा का कोई नेता के नाम पर। लेकिन चूंकि भाजपा ने किसी नेता को प्रोजेक्ट ही नहीं किया है, इसलिए सम्राट चौधरी नंबर 1 वहां पे उन नेताओं के बीच में आते हैं, लेकिन 12, 13, 10, 8 इसी रेंज में, 8 से 12 की रेंज में उनका नाम आ जाता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव घोषित तौर पर उनके वहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उसका उनको सीधा लाभ है। लेकिन जो एक 40% के आसपास उनकी ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन कब हुई है? करीब 5% उसमें गिरावट आई है जी। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैंने ये भी आंकड़ों में थोड़ा सा खुदाई करने की कोशिश की कि ये जो अन्य नाम आ रहे हैं, अन्य नाम में कौन कौन से आ रहे हैं, तो हमने उसमें देखा कि थोड़े थोड़े से ही सही, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम उसमें आए, चाहे तारिक का नाम आया हो, चाहे और भी नाम हैं। और 2% के आसपास तारिक अनवर ट्रेंड कर रहे थे, 1% के आसपास आपने देखा अभी, और वो है शकील अहमद हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास अगर आप देखें तो कांग्रेसी नेताओं के भी नाम आते हैं। अब ये नाम कंसोलिडेट कांग्रेस कोई अपनी ओर से नाम दे तो हो सकता है कि वो 4% कंसोलिडेटेड उनकी तरफ आने लगे। नहीं दिया है इसलिए वो भी बिखरा हुआ है। कुछ चीजें ट्रेंड लाइन में दिखती हैं, जैसे ट्रेंड लाइन में एक चीज स्पष्ट दिखती है कि नीतीश जी का ग्राफ नीचे की ओर है, और जो उनका समर्थन दिख रहा है वो एक तो उनका कोर कुर्मी कोयरी वोटर जो है वो उसके आसपास चल रहा है, और चूंकि भाजपा का एक मतदाता भाजपा का कोई चेहरा या नाम प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए एनडीए के नाते उनके नाम पे हामी भरता है। लेकिन ये आंकड़ा गिरा है, और ये आंकड़ा कतई उनके वोट शेयर से मैच नहीं खाता। मसलन तेजस्वी यादव का आंकड़ा उनकी पार्टी के वोट से मैच खाता है जी, ठीक है। कांग्रेस का आंकड़े सारे मिलाकर के उनके पार्टी के वोट से मैच खाते हैं। बीजेपी के आंकड़े मैच नहीं खाते क्योंकि बीजेपी का चेहरा नहीं है। आप अगर इसका चिराग पासवान का देखेंगे तो चिराग पासवान के आंकड़े उनकी पार्टी का जो भी बेस है उससे मैच करता है। तो जो एनडीए का वोट है, उस एनडीए के वोट से मुख्यमंत्री के आंकड़े मैच नहीं करते। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रेंड बहुत क्लियर है कि
कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो एक ऑल टाइम हाई पॉपुलैरिटी थी उसमें डेंट पड़ा है और वो आंकड़ा नीचे जा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। अब ऐसे में आपने जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से अभी एक वैक्यूम की तरह से बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने नई नेता दिया है तो भी सम्राट चौधरी का नाम आगे इसमें आ रहा है, चिराग पासवान 1-2% ही लेकिन बढ़ा रहे हैं। और उस वैक्यूम का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि शायद वो प्रशांत किशोर को मिल रहा है। और वो एक जेडीयू की जगह पे या नीतीश की जगह पे खुद को जो पोजीशन करना चाहते हैं उस जगह पे वो अभी कोशिश कर रहे हैं और नाम उस वैक्यूम में उनका आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो दो प्रमुख दावेदार अभी भी हम मानते हैं, एक नीतीश कुमार और एक तेजस्वी यादव, तो इन मतलब तेजस्वी की गिरावट का क्या कारण लगता है आपको? क्या उनके लिए कोई खतरे की घंटी है इसमें? मुझे लगता नहीं कि उनकी गिरावट 35% से नीचे ज़्यादा होगी, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि जो गिरावट उनके उसमें आई है, एक तो शायद कैंपेन उतना एग्रेशन उनके उसमें अभी दिख नहीं रहा है, शायद वो अभी गए नहीं हैं। आपको याद होगा ट्रैकर में ऑलमोस्ट 40-42% पे वो ट्रेंड कर रहे थे एक समय पे और लंबे समय तक हमने लगातार रिपोर्ट किया है। इस बार ऐसा लगा कि वो 35% के कोर वोट, जो उनका एमवाई का कोर वोट है, इस बार मामला वहां पे जाके अटका है। थोड़ा हो सकता है इसका अंतर पड़ा हो मिलिंद कि कांग्रेस थोड़ी एग्रेसिव हुई है और उनके नेताओं के नाम, अच्छा बाय द वे 1-1.5% पे कन्हैया कुमार भी हैं, तो ये भी अब कांग्रेस का असर्ट करना एकदम शून्य की तरह से हो गई है, ऐसा भी अब नहीं लग रहा है कि शायद वो जो 4-5% का ट्रैक्शन है वो इतना कम भी नहीं है कि कांग्रेस को अगर आरजेडी बुली करना चाहे तो वो बुली कर ले जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा अब लग रहा है कि शायद वो 4-5% का ट्रैक्शन मिला मिलू के उनका भी है और वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। नहीं तो नीतीश जी के नीचे और जाने की क्या कारण? क्योंकि देखिए पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो 18% पर उनकी रेटिंग थी और वो 15% पे आ गई। एक वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और उनके नेताओं का ये कहना है कि हमको आप लोग सर्वे जब करवाते हैं जो करते हैं उसमें हमेशा कम आंका जाता है। लोकसभा चुनाव में भी यही कहा गया था कि हम कमज़ोर कड़ी लेकिन हम मजबूत होकर उभरे। तो ये जो नीतीश जी का नंबर जो है ये क्या कहता है? ये देखिए नीतीश जी का फेनोमेना बड़ा क्लासिकल है और अलग है। अलग इस मामले में है कि अगर आप बोलेंगे क्या उनसे नाराज बहुत ज़्यादा लोग हैं, सरकार बदल देना चाहते हैं, ये आंकड़े भी अब आते हैं तो आप देखते हैं कि नाराज़गी है सरकार के साथ में, एक फैटीग का सेंस भी है। पर्सनल नाराज़गी से ज़्यादा मुझे लगता है मिलिंद कि शायद उनकी तबीयत, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी लोगों के कंसर्न्स हैं। लोग शायद अब ये देख पा रहे हैं, जैसा कि उड़ीसा के केस में भी हमने देखा कि नवीन बाबू की पॉपुलैरिटी बहुत होने के बाद में भी उनकी तबीयत को लेकर के एक बार जब जनमानस में धारणा बनने लगी कि ये स्वस्थ नहीं है उतने, मुझे लगता है नीतीश जी के साथ में कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर अब किक इन होने लगा है लोगों के बीच में कि उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य अब उनका साथ शायद नहीं दे रहा है और जितना एक्टिव उनको माना जाता था, देखा जाता था, शायद वो दिख नहीं रहे हैं। एक ये भी कारण बड़ा हो सकता है उनके नंबरों में गिरावट का। नहीं, पर ये जो बात आप कह रहे हैं, जो मैं दूसरे आंकड़ों की तरफ, अगर चूंकि हम नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो दो आंकड़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक आपने कहा है कि सीएम के तौर पर नीतीश जी का काम कैसा है, नीतीश कुमार का काम कैसा है, तो जो पूरी तरह से संतुष्ट है या थोड़े संतुष्ट है उनका आंकड़ा जो है 58% पर जी, और 41% असंतुष्ट है। फिर हम ये जब पूछते हैं कि नीतीश सरकार, मतलब जो राज्य सरकार है, नीतीश सरकार कह लीजिए, राज्य सरकार, उससे आप कितना संतुष्ट है या थोड़े संतुष्ट है, तो वो आंकड़ा 65 पर पहुंच जाता है और असंतुष्टों की संख्या करीब 34% पे आ जाती है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि नीतीश की लोकप्रियता अगर एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे भले ही नीचे जा रही है, लेकिन सरकार की जो लोकप्रियता है या नीतीश एज ए सीएम, उनके काम से तो लोग संतुष्ट है। तो ये कहीं ना कहीं तो विरोधाभास भी है। एक विरोधाभास इसमें इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि आप सरकार की जब बात करते हैं तो वो जेडीयू की सरकार नहीं मानी जाती, वो एनडीए की सरकार नहीं, लेकिन सीएम तो नीतीश जी, सीएम नीतीश कुमार हैं। काम की संतुष्टि उसमें जब पूरी तरह संतुष्ट और कुछ हद तक संतुष्ट वाला आप जब देखेंगे आंकड़ों में, तो आज आप जो 50% के आसपास और उससे ऊपर नंबर देख रहे हैं, दोनों को मिला करके आज से कुछ साल पहले तक पूरी तरह संतुष्ट के वही आंकड़े होते थे। तो
कुछ हद तक संतुष्ट मिलिंद, ये एक बीच का आंकड़ा है जो हमेशा पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह से नहीं लिया जा सकता। ये वो आंकड़ा है वो जो दूसरी साइड में खिटकने में सड़कने में बहुत ज्यादा समय उसको नहीं लगता। और ये कुछ हद तक संतुष्ट वाला आंकड़ा वो है जो लार्जली बीजेपी के मतदाताओं का है, और उसमें भी बीजेपी के अपर कास्ट मतदाताओं का है। कहीं ना कहीं उसमें एक मैं तनाव तो नहीं कहना शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, लेकिन हाँ एक असहजता जरूर है। ये वन वे ट्रैफिक वैसा नहीं है नीतीश जी का जैसा आज से कुछ साल पहले हुआ करता था। और आपको याद होगा कि हमने सवाल पूछा भी था कि अगर आपको उतनी संतुष्टि नहीं है तो उसका कारण क्या है। तो पिछले 10 साल में जिस तरीके के पेंडुलम स्विंग्स नीतीश जी ने लिए हैं, उस पेंडुलम बाजी का एक बहुत बड़ा रोल है उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी के कम होने में। पहले नीतीश बाबू को अक्रॉस द पार्टी लाइन भी बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता था, अब वैसा नहीं है। अब जो बहुत अच्छा आंक रहे हैं वो उनके कोर वाले इलाके को आप कह लें, जो एंटी आरजेडी और प्रो जेडीयू कोर है। लेकिन एंटी आरजेडी और प्रो बीजेपी वाला या प्रो एनडीए वाला बड़ा हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा संतुष्ट की श्रेणी में अब नहीं आता। वो गठबंधन के दायरे के अंदर कुछ हद तक संतुष्ट बोल करके अपना काम चला लेता है। नहीं तो हम जो प्रशांत किशोर पे लौटते हैं, उनकी रेटिंग है वो बिहार में नंबर 2 के प्रत्याशी अगर आपके इस ट्रैकर के आंकड़े को माने। लेकिन जो विरोधी है या जो उनके आलोचक है वो ये कहते हैं कि ये हवाबाजी है, इनका ज़मीन पर कुछ नहीं है। गांधी मैदान की भी जो अभी रैली हुई उसका भी लोग उदाहरण देते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, हमारी बसें नहीं आने दी गई, भीड़ नहीं होने दी गई। लेकिन ये जो 17% पे पहुंच जाना एक पार्टी के लिए जो अभी साल भर भी नहीं हुआ उसको लॉन्च करने, तो आपको लगता है कि ये कुछ मतलब कर पाएगी ये पार्टी, या ये जो बिहार की राजनीति जो 2 ध्रुवों में बटी हुई है, नीतीश और लालू, वहीं पर सीमित रह जाएगी? देखिए, मैंने वैक्यूम में नाम आगे बढ़ जाना ये एक अलग विषय है, एक्चुअल में वोट पड़ जाना ये एक अलग विषय है। कितने वोट में कन्वर्ट होंगे इसको तो आज हम कोई भी उसका अंदाजा वैसे नहीं दे सकता। हाँ, वैक्यूम है, वैक्यूम में नाम आगे बढ़ रहा है, ये इसमें शक नहीं है। और बिहार में आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि 20-22% एक तरह से कास्ट एग्नोस्टिक वोट भी है। बिहार की राजनीति को हम इतना ज़्यादा जातिगत रूप से आकलन करने में हम सारे लोग लगे रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि एक बड़ा हिस्सा बिहार का ऐसा भी है जो जातिगत राजनीति से बिल्कुल मतलब थक हार के परेशान हताश भी है। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि हर नाम कास्ट एग्नोस्टिक तरीके से ही बढ़े, कास्ट के साथ में ही बढ़े, कास्ट एग्नोस्टिक तरीके से भी बढ़ सकता है। एक ये हिस्सा है जो मुझे लगता है कि शायद उस एग्रेशन में या उस तरीके के हेडलाइन मैनेजमेंट से आप भी कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया में लगातार नाम आना उस तरीके से उसका असर हो सकता है। तीसरी एक चीज़ और भी है बहुत इंटरेस्टिंग, वो आप इसको इस तरह से समझिए। बिहार में अगर 2 बड़े ग्रुप हैं, एक आप एनडीए का ग्रुप मानिए और एक आप विपक्ष का गुट मानिए, तेजस्वी जी का जो है। 2 बड़े ग्रुप में 4 बड़ी पार्टियां हैं जी। 4 बड़ी पार्टियों में कम से कम 4 उम्मीदवार तो गंभीर होंगे ही जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे जी। तो यानी हर सीट के ऊपर कम से कम 4-5 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इन ग्रुप्स का टिकट नहीं मिलेगा और वो एक किसी तीसरे टिकट के लालच में, लोभ में, उसमें टिकट ढूंढ रहे होंगे। तो जनसुराज का मंच उनको आसानी से अवेलेबल होगा। तो जो लोग राजनीति को समझते हैं वो इस बात को समझते हैं कि प्रशांत किशोर को कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि बिहार में आप कितना भी अब देख लें, लोकल लेवल पे बड़े दिग्गज कैंडिडेट भरे हैं, बहुतायत में भरे हुए हैं। और एक इंडिविजुअल कोई भी अच्छा कैंडिडेट होता है वो 5,000 से 10,000 वोट भी अपनी हैसियत पे खींचने की स्थिति में रहता है। इसलिए उनको कैंडिडेट की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, पॉपुलैरिटी अलग चीज है वैक्यूम में, एक्चुअल मिलने वाले वोट अलग चीज हैं, और वो वोट जीतने की स्थिति में आपको ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा पा रहे हैं, ये तीसरी अलग चीज है। तो प्रशांत किशोर इस पॉपुलैरिटी को और ऊपर कितना खींच पाते हैं, नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2, उस पॉपुलैरिटी में एक्चुअल वोट कितने वो कन्वर्ट कर पाते हैं, नंबर 2 प्रश्न। और वो वोट उनको सीट जिताने में कामयाब होता है कि नहीं, ये तीसरा प्रश्न। ये राजनीति के 3 अलग अलग आयाम हैं। अभी बहुत गंगा जी में पानी बहना
बाकी है। नहीं, पर गांधी एक ब्रिज सवाल के तो नीचे से। यशवंत जो आप कह रहे हैं कि वोट कितने पड़ेंगे, कम पड़ेंगे, ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन अगर वो, जैसे मैंने उनको भी सवाल पूछा जब इंटरव्यू किया था, भाई कि आपको वोट काटने वाली पार्टी कह रहे हैं, तो अगर ये वोट काटेंगे तो किसके काटेंगे? इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर प्रशांत किशोर की स्थिति केवल जीतने की नहीं होती और केवल वोट काटने की स्थिति होती है, तो जो समझ में आ रहा है अभी तक आंकड़ों से कि वो एक एंटी इनकम्बेंट वोट जो एनडीए से नाराज है उसको काटेंगे। अब ये इससे सोचने में लगेगा कि वो एनडीए के वोट काट रहे हैं और इससे एनडीए को नुकसान हो रहा है, लेकिन राजनीति ये समझाती है हमको कि वो वोट अगर नाराज होकर के आरजेडी की तरफ जाए या कांग्रेस की तरफ जाए तो एनडीए को नुकसान है, लेकिन अगर वो वोट कट कर तीसरे जगह पे जा रहा है और सामने नहीं जा रहा है तो उससे एनडीए को फायदा होगा। और ये अलग अलग सीट पे अलग अलग इलाकों में तय होगा। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं, आंकड़े हमारे ये बता रहे हैं कि उनके पास में ट्रैक्शन अपर कास्ट वोटर्स का खासतौर पे उन जगहों पे आ रहा है ज्यादा जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार होने की संभावना है, यानी जो भाजपा के नाराज वोटर हैं जेडीयू से या अपर कास्ट वोटर जो नाराज हैं वो पीके की ओर ज्यादा जाने की संभावना उन इलाकों में रहेगी। तो ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से चीजें काम करेंगी। अब मुस्लिम मतदाता जहां पर आरजेडी से या आरजेडी के कैंडिडेट से नाराज होंगे और वहां पे मुसलमान कैंडिडेट अगर पीके ने अच्छा दिया तो वहां पर उनको कुछ एक मुस्लिम मतदाता भी थोड़े बहुत पड़ जाएंगे। ये कतई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक पार्टी को नुकसान या फायदा करें हर जगह पे, लेकिन मोटे तौर पे ये समझा जा सकता है कि वो अगर एंटी इनकम्बेंट वोट अपनी ओर खींचते हैं तो मेरी राजनीतिक समझ कम से कम ये कहती है कि उससे एनडीए को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। एनडीए को नुकसान वो ज्यादा होता अगर वो एंटी इनकम्बेंट वोट खिंच के इनकी साइड से आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में चले गए होते, उससे ज्यादा एनडीए को नुकसान होता। तो फिलहाल जो मेरी समझ कहती है वो ये कि अगर वो केवल वोट ही खींचते हैं, वोट ही काटते हैं, तो शायद उससे परोक्ष रूप से एनडीए को लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान ने 2020 में भूमिका निभाई वो प्रशांत किशोर 2025 में हो सकती है उनकी भूमिका, जो आपने कहा कि इंटरेस्टिंग है। ये आपने बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया, क्योंकि चिराग पासवान ने 5 साल पहले जेडीयू को काटने छाटने में अच्छी खासी भूमिका अपनी निभाई थी और उन्होंने कैंडिडेट ही दिए थे केवल जेडीयू के अगेंस्ट में। अब इस बार चूंकि वो गठबंधन के अंदर लड़ रहे हैं और जेडीयू के खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि चिराग को जितने वोट पड़े थे वो वोट ऐसे थे जो एंटी जेडीयू थे लेकिन प्रो आरजेडी नहीं थे। ऐसे में वो भी एक ट्रैक्शन वाला वोट है जिसको हो सकता है कि पीके के खाते में वो खिसकने की उम्मीद उनको हो, इससे इनकार नहीं कर सकते। सबसे आखिर में यशवंत, मतलब ये ट्रैकर वगैरह तो हमने आपका समझ लिया, देख लिया, चुनाव अभी भी नवंबर में, मतलब लगभग आप समझिए 6 महीने बाद चुनाव है। तो पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तब एनडीए को भारी बहुमत मिला। कन्वेंशनल लॉजिक ये कहती है कि भाई एनडीए का ही पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन अब जो आप इसका ट्रैकर चला रहे हैं और जिस दिशा में ये बह रहा है, तो उसके आधार पे आप क्या कहेंगे, अभी अगर मतदान होता है तो किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अगर अभी मतदान होता है तो मेरा अभी भी मानना यह है मिलिंद की एनडीए का पलड़ा भारी होगा। एनडीए में भी, एनडीए के अंदर बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी होने की उम्मीद है। एक विचित्र स्थिति कभी कभी मुझे आंकड़ों को देखते हुए लगती है, या जब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के आंकड़ों को देखता हूं उसको देख करके, या बाकी, कि बीजेपी के अंदर कभी कभी मुझे लगता है कि बिहार में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है। या तो वो नीतीश कुमार का जो गुडविल वाला हिस्सा है वो उसके साथ में छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं और रिस्क वैसा नहीं लेना, रिस्क एवर्स पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं वैसा वो करना चाहते हैं। अदरवाइज बिहार राइप है इस बात के लिए शायद कि बीजेपी अगर अकेले प्लंज ले, सीधे सीधे अपने को आगे रख करके, प्रधानमंत्री मोदी को आगे रख करके, तो शायद वो स्वयं को सरप्राइज कर ले। उस तरीके की चीज़ें भी हैं बिहार के, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि 2014 के लोकसभा के तरीके के चुनाव हो, मतलब जिसमें नीतीश कुमार आरजेडी के साथ न जाएं और वो अकेले चुनाव लड़ें।
क्योंकि अरिथमेटिक बिहार में दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही नीतीश बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी की तरफ जाते हैं तो वो 6-7% का जो अरिथमेटिक खिसकता है उससे बीजेपी मुंह के बल गिर जाती है। लेकिन अगर अलग अलग छितराए हुए लड़ रहे हैं तो बीजेपी अकेले लड़ के भी कामयाब अच्छी खासी हो सकती है, ट्रैक्शन है। शायद चूंकि बीजेपी को उस अंक गणित का हमेशा खतरा रहता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पे अब नीतीश को कैसे भी करके नाराज किए बगैर साथ में लेकर के उनको सामने रखकर दूल्हा उनकी बारात का नीतीश कुमार ही रहेंगे, इस बात को एंश्योर करते हुए ही वो चुनाव में जाएंगे। अब ये होती है राजनीति में, 2 दूनी 4 कभी भी मिलिंद होता नहीं, 5 होता है, 3 होता है, 10 भी हो जाता है, 2 दूनी कई बार, तो वो समझने में है उस तरीके से। लेकिन अगर आप लंबे लॉन्ग ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ग्राफ नीतीश जी का कम हो रहा है, इसमें संदेह नहीं। फिलहाल उस वैक्यूम को कम से कम लीडरशिप के नाम में पीके अजीबोगरीब ढंग से उस वैक्यूम को अपने नाम से भर रहे हैं, एग्नोस्टिकली, अजीब ढंग से, कास्ट एग्नोस्टिक कह लें या जो भी कह लें। बीजेपी अगर अपना कोई नाम, सम्राट चौधरी या कोई भी नाम अगर आज बोले कि हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ये है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले ट्रैकर तक आते आते वो नाम 30-35% तक ट्रेंड करने लगेगा। लेकिन चूंकि बीजेपी नाम नहीं दे रही है, इसलिए भी वो वैक्यूम एक है बना हुआ। तो वो वैक्यूम भरता कौन है? फिलहाल आपने जैसे शुरुआत में बोला कि नाम 3 लोग के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें पीके सबसे ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और चिराग पासवान बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये उसी स्टैकिंग ऑर्डर में है। एक चीज क्लियर है कि नंबर मुख्यमंत्री के कम हो रहे हैं। दूसरी चीज इस बार ये भी समझ में आई कि जो 40% के ऊपर की हवा तेजस्वी की थी बहुत ज्यादा, उसमें कमी आई है। उसमें कांग्रेस के एग्रेशन से शायद कमी आई है। कांग्रेस के 2-4% ही सही, लेकिन जो भी उनका है ट्रैक्शन, वो ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमको दिखाई देगा, शायद उस तरीके से जैसा मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगी या कांग्रेस को पूरी तरह से आरजेडी बुली कर लेगी। अब मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों के बीच में मोटे तौर पर मुख्यमंत्री के नंबर्स कम हो रहे हैं अपने अपने कारणों से। ऐसा नहीं कि लोग नाराज बहुत हैं, वो हैं, लेकिन उनकी ओवरऑल एब्सेंस, उनका स्वास्थ्य और जो उनकी उम्र है उसके लिहाज से एक पैसिविटी आ रही है, पैसिवनेस आ रही है, जैसे भी आप कहना चाहें। उदासीनता का भाव ज्यादा है, नाराजगी का भाव कम है, ये मैं कहना चाहूंगा। और उस वैक्यूम में पीके नंबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, नंबर बढ़ना, वोटों में कन्वर्ट होना और सीटों में कन्वर्ट होना, ये राजनीति में 3 अलग अलग आयाम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए यशवंत। तो हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख, सी वोटर के फाउंडर। यशवंत ने जो सी वोटर का नया ट्रेंड ट्रैकर जिस पर हमने चर्चा की, उससे ये बात साफ है कि बिहार में अभी भी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े ऊपर नीचे हुए भी है, चाहे वो तेजस्वी के भी आंकड़े कम हुए तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है, या नीतीश जी के भी आंकड़े कहीं कम हुए तो उसकी भरपाई एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी और चिराग पासवान कर रहे हैं। चुनाव अभी भी 6 महीने दूर है, लेकिन यशवंत का कहना यह है कि अभी की जो स्थिति, अगर अभी मतदान होता है तो कहीं ना कहीं नीतीश जी और बीजेपी एक साथ होने की वजह से उनका पलड़ा भारी हो सकता है। साप्ताहिक सभा का यह विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।